वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल। इस चैनल के माध्यम से मैं बीमारियों के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ और जानकारी पूरी तरह वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक होती है। इस जानकारी को प्राप्त करके आप जागरूक बने, जानकार बने, बीमारियों से डरे नहीं बल्कि उनका मुकाबला करें। आज इसी क्रम में एक नई बीमारी के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा और इस बीमारी का नाम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जी हाँ, दो शब्दों से मिलकर बनी इस बीमारी में सर्वाइकल शब्द का मतलब है गर्दन से संबंधित, स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि गर्दन की वर्टिब्रीज में होने वाली बीमारी यानी सूजन। इस शब्द को मैंने समझ लिया। अब इसके बाद ये समझना पड़ेगा कि बीमारी आखिर होती क्यों है, ये बीमारी क्यों होती है। इस बात को समझने के लिए हमें गर्दन की आंतरिक संरचना यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आइए आज आपको सबसे पहले समझाते हैं कि गर्दन की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कैसी होती है। गर्दन में 7 वर्टिब्रीज होती हैं, C1 से C7 तक। इसमें C1 और C2 की संरचना C3 C5 की संरचना से थोड़ी अलग होती है। C1 एक तरफ क्रैनियम के निचले हिस्से से जुड़ी हुई होती है और वहीं C7 थोरेसिक वर्टिब्रास से जुड़ी हुई होती है। C1 को हम एटलस के नाम से जानते हैं और जबकि इससे दूसरी यानी C2 जिसको कहा जा सकता है उसे एक्सिस कहा जाता है। इन दोनों हड्डियों की संरचना, दोनों वर्टिब्रेज की संरचना थोड़ी भिन्न होती है और C3 से C7 तक की संरचना लगभग एक सी होती है और इनमें एक ट्रायंगुलर फोरामेन होता है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। इन सारी हड्डियों को जोड़ने के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। अब इस संरचना को मैंने ठीक ढंग से समझ लिया। अब जानते हैं कि कारण क्या होते हैं, क्यों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होती है, ये सही मायने में कहा जाए तो ये एक वियर टियर की एक प्रोसेस है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है डिस्क के अंदर डिजनरेशन होते जाते हैं, एजिंग प्रोसेस के चेंजेस डिस्क के अंदर या हड्डियों के अंदर आने लगते हैं, उसके कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है। उनमें सबसे पहला कारण होता है कि डिस्क का श्रिंकेज। एजिंग के साथ में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डिस्क श्रिंक करने लगती है और हड्डियां एक दूसरे के करीब आने लगती हैं, जिससे उसमें स्टिफनेस और दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। डिस्क कई बार को एंड से क्रैक होती है और क्रैक होने के बाद जब वो क्रैक बढ़ता रहता है तो उसको फिलअप करने के लिए, स्टेबलाइजेशन देने के लिए नई बोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, उससे भी गर्दन में स्टिफनेस आती है। अब तीसरा कारण समझिए। तीसरा कारण भी डिजनरेशन से ही जुड़ा हुआ है। डिस्क के अंदर डिजनरेशन होता है, नई ऑस्टियोफाइट्स, नई सेल्स, हड्डियां, नई सेल्स बढ़ जाती हैं जिनमें कि स्पर्श से निकल आते हैं, यानी कि कांटे जैसे उभर आते हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चुभते हैं, जिससे कि सिम्टम्स पैदा होते हैं। और इसके साथ साथ बोन टू बोन लिगामेंट में भी कई बार स्टिफनिंग आने लगती है और उससे भी गर्दन में स्टिफनेस आने लगती है। इसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एज प्रोसेस है, क्योंकि एजिंग के साथ में सारी की सारी प्रोसेस डिजनरेशन से लिंक्ड है और डिजनरेशन से होती है। एजिंग के बाद सर्वाइकल इंजरी का कारण होता है। सर्वाइकल इंजरी में भी ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि डिस्क का कॉम्प्रेशन वहाँ पर भी हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऑक्यूपेशन इस तरीके के होते हैं कि जिन्हें लगातार गर्दन का उपयोग करना पड़ता है, जैसे सिस्टम में काम करने वाले लोग, टीचर्स जिनको कॉपी चेकिंग वगैरह लगातार करनी पड़ती है। ऐसे ऑक्यूपेशंस जिनमें आपको लगातार टेबल चेयर पर घंटों बैठ करके काम करना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का खतरा आपको बढ़ जाता है। अभी तक मैंने संरचना समझी, डिजीज होने के कॉजेस समझे। अब समझते हैं कि इसमें लक्षण क्या पैदा होते हैं। लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण गर्दन में दर्द होता है और गर्दन में अकड़न यानी स्टिफनेस पैदा होती है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, चलने में
हल्की सी लड़खड़ाहट आती है या चलने में हल्का सा चक्कर महसूस होता है। ब्लैडर और रेक्टम का कंट्रोल शरीर के थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखाई देती हैं तो तुरंत समझ लें कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो रही है। लेकिन घबराने की बात ये नहीं है, क्योंकि 40 साल के बाद ज़्यादातर लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चेंजेस शुरू हो जाते हैं और लगभग 60 साल तक आते आते लगभग 80% लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चेंजेस होते हैं। इसलिए लेकिन जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। जैसे ही आपको लक्षण महसूस हो आप तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श करें, किसी डॉक्टर से परामर्श करके अपने इन्वेस्टिगेशंस करवा लें। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले ज़रूरी होता है एक्सरे। एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल व्यू का एक्सरे करवा लेना चाहिए। अगर एक्सरे में चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं तो डॉक्टर की सलाह से आप मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी करवा सकते हैं, जिसे शॉर्ट में MRI कहा जाता है। सीरम कैल्शियम की जांच करवा लेनी चाहिए, सीरम यूरिक एसिड की जांच करवा लेनी चाहिए, विटामिन D3 और फास्फोरस की भी जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि हड्डियों के डिजनरेशन में फास्फोरस, विटामिन D3, सीरम कैल्शियम इन सब की भूमिका होती है। जांच हो गई। जांच होने के बाद अगर पता चल गया कि बीमारी है, ये डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाती है, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। ट्रीटमेंट के लिए इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, यानी कि T टायर प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। पहले टायर में आपको लाइफ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लाइफ मैनेजमेंट में क्या करना है? पहला काम, लाइफ मैनेजमेंट के लिए आपको लगातार एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, कुछ कंट्रोल्स करने पड़ेंगे, कुछ डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब एक्सरसाइजेस क्या करनी है? आपको 2-3 तरीके के एक्सरसाइजेस मैं आज बताए दे रहा हूँ। इन एक्सरसाइजेस को आप अपने घर पर ही सेफली कर सकते हैं, इनमें कोई नुकसान नहीं है। पहली एक्सरसाइज जिसमें कि आप अपने शोल्डर्स को आप इस तरीके से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, फिर यूं एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और ये क्रिया लगभग, ये एक्ट आप लगभग 3 मिनट तक करते रहेंगे। दूसरी एक्टिविटी जिसमें कि आप अपनी चिन को अपनी चेस्ट के ऊपर ले जाएंगे और लगभग 30 सेकेंड्स तक इसी तरह होल्ड करेंगे, फिर अपनी चिन को आप ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाने के बाद फिर इसको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। ये दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहलाती है। इसमें अपने ओपन पाम को अपने सिर के ऊपर लगाएंगे और सिर से हाथ में, हाथ से सिर में प्रेशर देंगे और दोनों को हिलने नहीं देंगे। ये क्रिया आप करते हैं। फिर दूसरी तरफ वैसे ही करेंगे और गिनती ज़रूर गिनेंगे जिससे कि इक्वल प्रेशर हर तरफ माउंट हो और ये एक्सरसाइज आपको लाभ पहुंचाएगी। इसी तरीके से सामने से फिर करेंगे और इसी तरीके नीचे से करेंगे, लेकिन गिनती 1 to 10 ज़रूर गिनेंगे। साइड चाहे जो भी हो, लेकिन गिनती आप ज़रूर गिनेंगे। डाइट में क्या करना है? डाइट में ऐसी चीज़ें लेनी हैं जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो। धूप सेकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन D3 का सोर्स वही है। ओमेगा 3 का भी सेवन इसमें फ़ायदेमंद रहेगा, कि उससे जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं आपकी बोन टू बोन एडजॉइनिंग की वजह से जो इन्फ्लेमेशन आता है वो आपका कम हो जाएगा। इसके लिए आप फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। दूध नियमित रूप से लेना है, दूध से बने प्रोडक्ट्स आपको नियमित रूप से लेने हैं। अब ड्रग मैनेजमेंट की बारी आती है। ड्रग मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मैं आज आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आपको करना क्या है? पहले दिन आपको कास्टिकम लेनी है 1 डोज रात को सोते वक्त, फिर उसी तरह अगले दिन 1 डोज कास्टिकम की फिर लेनी है, फिर तीसरे दिन कास्टिकम 1000 की 1 डोज आपको फिर लेनी है। यानी कि कास्टिकम की जो पोटेंसी रखनी है वो आपको 1000 रखनी है। फिर दूसरी दवा का नाम है लैक्नेंथस 30। लैक्नेंथस 30 आप दिन में 3 बार लें और इसी तरह सिमिसिफ्यूगा 30 भी दिन में 3 बार लें। हाइपेरिकम 3x की 10 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। औसतन
3 से 7 दिन में मरीज के दर्द में राहत हो जाती है। यदि दर्द में नहीं राहत हो पा रही है किसी वजह से, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, दवा भी नियमित रूप से ले रहे हैं, खान पान भी आपने ठीक कर लिया है, इसके बाद भी आपके लक्षण लगातार बने हुए हैं, तो नेचुरली आपको सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यानी सिमिलिमम की ज़रूरत होगी, जिसके लिए आपको किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श करना पड़ेगा और तुरंत आप अपने योग्य डॉक्टर से परामर्श करके आप औषधियाँ ले सकते हैं। अब बारी आती है कि सेकंड लाइन में कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। मर्कायोट्रोब्रम, काली कार्बोनिकम, पल्साटिला, स्टिक्टा पल्मोनिल, फाइटोलाका, कलकेरिया फ्लोरिका, रोडोडेंड्रॉन, कैल्मिया लैटिफोलिया, इंट्रोस्टॉक्स जैसी कई दवाइयां हैं जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मरीज को तुरंत आराम पहुंचाती हैं। जी हाँ, आप भरोसा रखें, होम्योपैथी के माध्यम से आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बेहतर इलाज कर सकते हैं और वो भी बिना किसी पेटेंट को लिए। जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आज आपने स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में ठीक ढंग से समझ लिया होगा और स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण दिखते ही आप उसका इन्वेस्टिगेशन करवा करके तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और जो मैंने लाइफ मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट और ड्रग मैनेजमेंट आपको बताया है उससे आप फ़ायदा लेंगे। इसी के साथ ही नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।